आप देख रहे हैं द साउथ एशियन इंसाइडर प्राइम टाइम न्यूज जोश इंडिया वेब टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। द साउथ एशियन इंसाइडर के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हर रोज की तरह मैं हूं गीता सक्सेना। आइए जान लेते हैं कोविड के इस मुश्किल दौर में कौन से 3 नियमों का पालन करें। मास्क लगा के रखिए, 2 गज की दूरी के नियमों का पालन कीजिए और हाथों को बार बार धोते रहें। स्वस्थ रहिए, सेहतमंद रहिए। और आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चे के बीच हुआ मतभेद। कोरोना महामारी का असर, मची लूट मंदी के इस दौर में इंसानियत की सारी हदें हुई पार। 26 मई को लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, जानिए भारत में कब और कहां दिखाई देगा। दुनिया भर में कोरोना की स्थिति, कोरोना के मामलों की रफ्तार हुई पहले से कम। रूसी वैक्सीन का होने जा रहा है भारत में उत्पादन, RDIF और पेनेसिया बायोटेक ने किया शुरू। और अब पेश है खबरों का विस्तार। देश में 3 कृषि कानूनों का विरोध हालांकि लगातार बरकरार है, पर दूसरी ओर खबर यह भी सामने आ रही है कि 3 कृषि कानूनों को लेकर जिद पर अड़े आंदोलनकारी किसान संगठनों के बीच अब मतभेद उत्पन्न होता जा रहा है। कुछ दिन पहले ही संयुक्त किसान मोर्चे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर बातचीत की पेशकश की थी, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे के बीच मतभेद तब सामने आया जब किसान मोर्चे के तकरीबन 31 किसान संगठनों ने इस बात पर आपत्ति जता दी कि पीएम को जो लेटर लिखा गया उस पर संयुक्त किसान मोर्चे की सहमति नहीं थी और केवल 9 संगठनों की सहमति से पीएम को लेटर लिखा गया। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले 40 किसान संगठन हैं जो केंद्र के 3 कृषि कानूनों को लेकर देश भर में आंदोलन चला रहे हैं। कई किसान संगठनों ने संयुक्त मोर्चे को लेटर लिखकर इस बात पर आपत्ति जताई कि 11 किसान संगठन जो वामपंथी विचारों के हैं वे बातचीत और फैसले को लेकर मनमानी कर रहे हैं। किसान संगठनों को जो लेटर लिखा गया उस पर साफ था कि योगेंद्र यादव और डॉक्टर दर्शन पाल अपनी मनमानी कर रहे हैं। 11 मई को किसान मोर्चे के 9 सदस्यों के संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर बातचीत शुरू करने की अपील की गई थी, लेकिन ज्यादातर किसान संगठनों ने बातचीत की इस पेशकश को गलत बता दिया है। सूत्रों की माने तो आगे ये विवाद और गहरा सकता है। पत्र में लिखा गया कि कृषि कानून के खिलाफ जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें 40 सदस्यीय समिति की मान्यता से ही फैसला लिया जाता है, लेकिन जिस तरीके से 9 सदस्यों ने एक तरफा और बिना सहमति के फैसला लिया है ये ठीक नहीं है। पत्र में कहा गया है कि अब तक सहमति के आधार पर केंद्र सरकार के साथ 11 बैठकें की गई। इलाज से लेकर मौत के बाद तक गिड़गिड़ाने की आवाजें, रिश्वत, लूट और महंगाई की मार, ये सब नतीजा है कोरोना से मची हाहाकार का। आए दिन दिल को दहला देने वाली घटनाएं। क्या बनेगा इस देश का? कोरोना योद्धा कहकर दिया जा रहा है सम्मान जिन्हें। क्या है जमीनी सच्चाई? इस बात की परख करना इतनी बड़ी आबादी वाले देश में कैसे संभव हो? शायद असंभव, क्योंकि यही लगता है हर उस शख्स को जिसको ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। घटना राजस्थान के कोटा की है, जहां कोरोना संक्रमित बेटी के शव को वार्ड से बाहर लाने तक के सफर के लिए एक पिता को जो जद्दोजहद करनी पड़ी उसे सुनकर शायद आपके घर बैठे ही रोंगटे खड़े होने वाले हैं। जी हाँ, काफी जद्दोजहद के बाद थक हार कर लाचार पिता बेटी के शव को कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल के बाहर लाया, क्योंकि वार्ड बॉय ने पिता से 1000 रुपए मांगे। थक हार कर लाचार पिता बेटी के शव को कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल के बाहर लाया। यही बस नहीं, कोटा से झालावाड़ तक जाने के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर ने तो हद ही पार कर डाली। 35,000 रुपए की डिमांड, दूसरे ने 18,000 की, फिर तीसरे ने 15,000 की डिमांड की, तो उस लाचार पिता ने बेटी के शव को कंधे पर उठाया और अपनी कार में डाला, सीट बेल्ट लगाई और अपनी गाड़ी से ही शव को झालावाड़ ले गया। कोटा के DCM इलाके के रहने वाले मृतक के मामा के अनुसार उनकी 34 वर्षीय भांजी सीमा को कोरोना पॉजिटिव आने पर 7 मई को कोटा के नए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। HRCT जांच में CT स्कोर 22/25 था, जबकि सैचुरेशन 31 रह गया था। गंभीर हालत में उसे ICU में शिफ्ट किया गया था। धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार होने लगा। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के सैचुरेशन 60 के ऊपर पहुंच गया,
जानकारी के अनुसार मरीज को आईसीयू में हाई फ्लो ऑक्सीजन पर रखा गया था। 20 मई को डॉक्टर्स ने उसे सामान्य वार्ड में शिफ्ट करने के लिए कहा। परिवार, स्टाफ और डॉक्टर्स के सामने गिड़गिड़ाया कि अभी इसे हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत है, आईसीयू में ही रहने दो, मगर उनकी किसी ने एक ना सुनी और कहा कि दूसरे गंभीर मरीज को शिफ्ट करना है, इसलिए आईसीयू बेड खाली करना होगा। सामान्य वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं थी, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद 23 मई को उसकी मौत हो गई। फिर वार्ड बॉय से लेकर एम्बुलेंस सर्विस में लूट के सफर का शिकार होने पर परिजन ने बताया कि यहाँ बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, हर आदमी को पैसे देने पड़ रहे हैं। ऐसा तो प्राइवेट अस्पतालों में भी नहीं होता। 26 मई की शाम आसमान पर पूर्ण चंद्र ग्रहण के ठीक बाद एक दुर्लभ विशाल सुर्ख चंद्रमा सुपर ब्लड मून नजर आने वाला है। और खास बात यह है कि 26 मई की रात को सूर्य, धरती और चंद्रमा इस तरह से एक सीध में होंगे कि धरती से यह पूर्ण चंद्रमा के रूप में नजर आने वाला है और कुछ समय के लिए इस पर ग्रहण भी लगा होगा। जी हाँ, 26 मई की रात को सूर्य, धरती और चंद्रमा इस तरह से एक सीध में होंगे कि धरती से यह पूर्ण चंद्रमा के रूप में नजर आएगा और कुछ समय के लिए इस पर ग्रहण भी लगा होगा। चंद्रमा धरती के आसपास चक्कर लगाता हुआ कुछ पल के लिए धरती की छाया से गुजरेगा और पूरी तरह से इस पर ग्रहण लग जाएगा। पूर्वी एशिया, प्रशांत महासागर, उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों और ऑस्ट्रेलिया से पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। चंद्रमा पर आंशिक ग्रहण दोपहर में करीब 3:15 पर शुरू होगा और शाम को 6:22 पर समाप्त होगा। भारत के अधिकांश हिस्सों में पूर्ण ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूर्वी क्षितिज से नीचे होगा और इसलिए देश के लोग पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं देख पाएंगे। लेकिन कुछ हिस्सों में, अधिकतर पूर्वी भारत में, लोग आंशिक चंद्र ग्रहण का आखिरी हिस्सा ही देख पाएंगे, वह भी पूर्वी आसमान से बहुत करीब, जब चंद्रमा निकल ही रहा होगा। इसके अलावा कोलकाता में चंद्रमा शाम 6:15 पर निकलेगा और दिलचस्पी रखने वाले लोगों को आंशिक चंद्र ग्रहण की कुछ मिनट तक झलक मिलेगी, जो 6:22 पर समाप्त हो जाएगा। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई के लोग ग्रहण नहीं देख पाएंगे। दुनिया भर के कोरोना आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो कोरोना के मामलों में अब पहले से कमी देखी जा रही है। बीते दिन दुनिया में 4,78,004 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। बता दें कि यह बीते 49 दिनों में एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों के सबसे कम केस हैं। बीते दिन दुनिया में 4,78,000 के करीब लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। बता दें कि यह बीते 49 दिनों में एक दिन में मिलने वाले नए संक्रमितों में सबसे कम केस हैं, जबकि इससे पहले 5 अप्रैल को 4.81 लाख लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालांकि महामारी की वजह से जान गंवाने वालों के आंकड़े में कमी नहीं हो रही है। बात करें रविवार की तो 9,897 लोगों को कोरोना की वजह से जान गंवानी पड़ी। दुनिया में कोरोना के अब तक 16.75 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 34.78 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 14.85 करोड़ लोगों ने कोरोना को मात भी दी है और 1.55 करोड़ लोगों का इलाज भी चल रहा है। इनमें से 1.54 करोड़ लोगों में कोरोना के हल्के लक्षण हैं और 96,967 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। भारत अभी सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित कोविशील्ड व भारत बायोटेक द्वारा तैयार की गई कोवैक्सीन के जरिए टीकाकरण कर रहा है। पर अब खास बात यह है कि अब देश में तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक वी की भी टीकाकरण में मदद मिल पाएगी। इससे देश की बड़ी आबादी का जल्द से जल्द टीकाकरण कर इस महामारी पर काबू पाया जा सकेगा। जी हां, रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड RDIF और पेनेसिया बायोटेक ने स्पुतनिक वी का भारत में उत्पादन शुरू कर दिया है। भारत की पेनेसिया बायोटेक अब हर साल देश में 10 करोड़ डोज बना सकेगी। बता दें, रूस द्वारा विकसित यह कोरोना रोधी वैक्सीन कोरोना के खिलाफ बड़ी कारगर मानी गई है। RDIF के CEO किरिल दिमित्रीदेव ने विश्वास जताया कि पेनेसिया बायोटेक में स्पुतनिक वी का प्रोडक्शन शुरू होना महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में मदद के लिए अहम कदम साबित होगा। आप देख रहे थे द साउथ एशियन इनसाइडर के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जोश इंडिया टीवी पे गीता के साथ। कल नई और ताजा अपडेट्स के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।